दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये एक लक्ष्य से प्रेरित एक लक्षित अतिक्रमण है और मैंने इसमें आज भी लिखा है, आज ही छपा है उसके विषय में, लेकिन आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूँ मैं कानूनी रूप से अब। और मैं ज़्यादा इस वक्त अब राजनीति से कानून की तरफ जा रहा हूँ और वापस स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी रूप से उच्चतम न्यायालय की दलीलों के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, कोई प्री जजिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दलीलें हैं हमारी, उनका क्या तर्क है, उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या मतलब है, वो आपको समझाने की और आपके ज़रिए देश को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये स्वायत्त के इतना विरुद्ध है कि स्थापित न्यायिक सिद्धांत जितने भी हैं 1950 और 60 के दशक से, उन सब का हनन करता है और इसको उन सबको कुचलता है प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर। पहला, मैं 7-8 बिंदु आपको जल्द से गिनवा देता हूँ। पहला, 2 अनुच्छेद हमारे पार्ट 3 में मानव अधिकार के विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पार्ट 3 जिसको मानव अधिकार का वर्ग कहते हैं, उस पर सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, लेकिन विशेष रूप से 25 और 26 बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार क्षेत्र स्वायत्त है कि वो निर्वाह करे, अभ्यास करे, प्रसारित करे, प्रचार करे अपने धर्म को और अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं को चलाए, मैनेज करे, उसमें बैठे, उसमें चुनावित हो, इत्यादि इत्यादि। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये अधिकार जो संवैधानिक अधिकार हैं ये पूरे एब्सोल्यूट हैं, इनमें कोई सीमा नहीं है। सीमा भी लिखी गई है संविधान में, 3 सीमाएं लिखी गई हैं। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था यानी बदले कोई, स्वास्थ्य हेल्थ, और नैतिकता मोरालिटी। ये 3 शब्द संविधान ने खुद ने डाल दिए प्रतिबंध के रूप से। और आप देखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पे, कि ये 3 दूरगामी रूप से भी कोई संबंध नहीं रखते वक्फ एक्ट से। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक कानूनी व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया हो। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं जो स्वास्थ्य के लिए किया गया हो। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक नैतिकता या पब्लिक मोरालिटी के लिए किया गया हो। तो इस प्रावधान पे, जैसा मैंने कहा, 60 साल 70 साल पहले, 50 के दशक में और उसके बाद 60 के दशक में, मैं आपको कानून से बोर नहीं करूँगा, बड़े महत्वपूर्ण जाने माने 5 खंडपीठों के आदेश हैं उच्चतम न्यायालय के, विस्तार से व्यापक निर्णय हैं। रतिलाल गांधी है, तिलकायत गोविंद लाल जी महाराज के नाम से है, जिसने कहा है कि किसी रूप से अगर आप किसी ऐसे वर्ग की संस्थाओं को स्वायत्तता से हटाएंगे, उनके ऊपर नियंत्रण इतना करेंगे कि उनका स्वायत्व खत्म होता है, तो वह असंवैधानिक है। इस मूल 60-70 साल पुराने सिद्धांत को ये कानून बेरहमी से हनन करता है। और इस उल्लंघन से वो जो मूल हिस्सा है, जो हृदय है और जो आत्मा है संविधान की, उसको भेदता है, छेदता है। दूसरा बिंदु, एक प्रावधान है 11, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 11 के बारे में उच्चतम न्यायालय ने आज कुछ नहीं कहा है अपने आंतरिक आदेश में, लेकिन हमारी दलील होने वाली है, ऑलरेडी है, और विस्तार से सुनेंगे तो होगी। तो मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक अपना पक्ष और तर्क रख रहा हूँ, मैं किसी रूप से पूर्व निर्णय नहीं देना चाहता किसी चीज़ के ऊपर। हमारी दलील ये है कि एक प्रावधान है 11, उसमें 100% नामांकन का प्रावधान कर दिया है, यानी चुनावित कैटेगरी को हटा दिया है। नामांकन कौन करेगा? प्रदेश सरकार। जब 100% नामांकन होगा तो क्या रही स्वायत्तता की नाम, क्या रहा संस्थापिक स्वायत्तता, क्या रहा स्वतंत्रता? ये एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जिस पे आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है और हम उसका पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं, वो हैं 2 प्रावधान 9 और 14। 9 डील करता है केंद्र की काउंसिल से। उस काउंसिल में अभी तक याद रहे, अभी तक जो कानून चल रहा था 2013 का था, उससे पहले 1995 का था, जिसको 13 ने संशोधित किया।
उसके भी पहले और 13 तक या अभी भी जो कानून चल रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है, संशोधन है, कानून अभी भी 95 वाला है, हमेशा पूर्णतया 100% मुसलमान ही वक्फ पे रह सकते थे। और इसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट में और बाहर भी कई आपको उदाहरण दिए। कर्नाटक का हिंदू रिलीजियस एक्ट, जगन्नाथ टेम्पल का, माता वैष्णो देवी का, इधर अपने तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिख गुरुद्वारा एक्ट, कई हैं जिसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये दो प्रावधान हैं 9 और 14। इसमें पहली बार प्रावधान ये है कि संभवतः थ्योरेटिकली जहाँ तक काउंसिल का सवाल है तो 12-22 में से नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि है तो प्रावधान बड़ा लंबा चौड़ा और विकसित, लेकिन 22 टोटल हो सकते हैं, उसमें से 12 तक नॉन मुसलमान हो सकते हैं। केंद्रीय काउंसिल जो है वक्फ। जो दूसरा प्रावधान है 14 नंबर, वो बोर्ड्स के बारे में है। बोर्ड्स में 11 में से 7 नॉन मुसलमान हो सकते हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि अपनी संस्था को स्वायत्तता के साथ अपने समुदाय द्वारा, अपने धार्मिक वर्ग द्वारा चलाया जाए। और जो पिछले 70, ये पहला जो एक्ट है वक्फ का कानून, वो 1913 में आया था, फिर 23 में आया, फिर 95 में आया, फिर 13 में फिर संशोधित हुआ 2013 में, 1913 में, 100 वर्ष से ज़्यादा पहले। कभी ऐसा नहीं हुआ जो 9 और ये 14 वाले प्रावधान कहते हैं। और आप आज कल भी हमने दलील की, पक्ष रखा उच्चतम न्यायालय के सामने, कुछ प्रश्न उत्तर भी हुआ, जो आज रिपोर्ट भी हुआ है कि क्या आप सिख गुरुद्वारा एक्ट में किसी और मुसलमान को डालेंगे, क्या वैष्णो देवी श्राइन में किसी मुसलमान को बिठाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और बड़े अजीबोगरीब प्रावधान है। एक प्रावधान है कि अगर 100% हम लोग 100% लोग हैं, अविश्वास मत करें इस आदमी के ऊपर जो हमारा अध्यक्ष है, बोर्ड का अध्यक्ष ये है, हम लोग सब 100% अविश्वास मत डाल दें इसके ऊपर, उसको हटा नहीं सकते जब तक कि सरकार नहीं हटाए उसे। इसमें क्या गणतंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, स्वायत्त रहा, अपने आदमी को अपने आप चुनना या उस पर विश्वास होना कहाँ रहा। इसी प्रकार से सीईओ, ये मजाकिया प्रावधान है, मजाकिया है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ भी नॉन मुसलमान हो सकता है। सीईओ को आप कई नामों से बुला सकते हैं, जो मैनेजर कह लीजिए, जो दिन प्रतिदिन काम चलाता है, गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक होते हैं कई सीनियर वरिष्ठ, वो सिख ही नहीं हो। ये प्रावधान है सीईओ के बारे में। और ये बता दूं मैं आपको कि पहले सब प्रावधान इसमें विपरीत थे इसके। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, तो अभी तक जितना मैंने बोला उसमें 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है। आज अभी तक जितना मैंने बोला उस पर बात कर रहा हूँ, 9 पे और 14 पे, और कहा है कि 9 और 14 की जो आज की स्थिति है, अस्तित्व है, उसको आप अगली तारीख तक या आगे तक, जब तक की अनुमति नहीं आए कोर्ट की या बदलाव नहीं आए इस आंतरिक आदेश में, तब तक आप उनके अस्तित्व को नहीं बदल सकते। नियुक्तियां या रिक्त स्थान को भरना या अदला बदली करना नहीं कर सकते आप। तो इन 2 पे तो आज ही हो गया है। एक तीसरे मुद्दे पे आज और आंतरिक आदेश हुआ है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूज़र जो एक फ्रेज़ है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R
एक प्रोविजन 3 जिसमें वक्फ बाय यूज़र को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूज़र का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़ें जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूज़र, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। ये एक तीसरा आंतरिक आदेश है। और बिंदु हैं जिनको अभी तक निर्णित नहीं किया उच्चतम न्यायालय ने, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि अगली तारीख जो 5 तारीख है उसमें बहुत सारे ऐसे निर्णयों का निर्णय होगा। उनमें से एक मुख्य है जिसका निर्णय हमारे पक्ष में अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दूँ। वो है 3 प्रावधान 3C, उसका सब क्लॉज 1, 2 एंड प्रोवाइजो, और साथ साथ 36 और सब क्लॉज 7A और 10। ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ कहता है, जो हम अगली बार पक्ष रखेंगे उच्चतम न्यायालय के सामने। अभी हमने दलील की, उसमें ऑर्डर नहीं हुआ है। ये बड़ा रोचक पक्ष है। क्या है? मैं किसी कारण से, द्वेष से, प्यार से, गुस्से में, कैसे भी इनके बारे में और इनके वक्फ बारे में आरोप कर देता हूँ। एक बड़ी विस्तार से एक चिट्ठी लिख के कलेक्टर को भेज देता हूँ। कलेक्टर, जो कि पूरी तरह से सरकार का नुमाइंदा है, किसी भी कारण से उसको एक डिस्प्यूट करार कर देता है। विवाद शब्द इस्तेमाल है, विवाद। उसको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी हास्यास्पद है, विवाद, ये हो ही नहीं सकता इत्यादि। उसने उसको डिस्प्यूट करार किया। जैसे ही वो डिस्प्यूट करता है तो 3 प्रावधान आ जाते हैं, अजीबोगरीब प्रावधान। पहला प्रावधान कि जब तक वो कलेक्टर जो 100% सरकार का नुमाइंदा है, वो उस विवाद को निर्णित नहीं करे, तब तक ये पक्ष जो मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी का है वो वक्फ नहीं माना जाएगा। वक्फ, वर्ड्स एग्जैक्ट पढ़ दूं मैं आपको, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ प्रॉपर्टी। जब तक कब? जब तक मैं कलेक्टर निर्णित कर रहा हूं। और याद रहे, कलेक्टर सिर्फ नुमाइंदा सरकार का नहीं है। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जहां पर सरकार ने ही वक्फ की ज़मीन पे इंक्रोचमेंट कर दिया है। इनका कहना है कि आप मेरी ज़मीन पे बैठे हो, उसी को विवाद बना के तब तक ये कंप्लेनेंट हैं, तो भी इन्हीं के विवाद के आधार पे इन्हीं की वक्फ प्रॉपर्टी नहीं में रहेगी जब तक विवाद नहीं निर्णित होगा। ये आपको विश्वास है तो आप उठा के पढ़ लीजिए। इसमें 3C कैपिटल 2 ब्रैकेट प्रोवाइजो। अब इसके 2 और परिणाम हैं। दूसरा परिणाम है कि अगर आप विवाद के अंदर हो तो अगर चाहे भी मिस्टर प्रतापगढ़ी तो भी जाकर इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते, क्योंकि विवादित है। तो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित है। जो ये एक्ट चाहता है कि रजिस्टर हो, लेकिन साथ साथ दूसरे आवाज में कहता है कि जब तक ये विवाद तब तक रजिस्टर नहीं कर सकते, कोई रजिस्टर करेगा नहीं। और तीसरा, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप किसी कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। यह है 36 ब्रैकेट 7A ब्रैकेट 10। 2 है प्रावधान। अब देखिए, ये चक्रव्यूह जो बनाया है, ये पूरा चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु भी नहीं निकल सकता पहले तो। और उससे ऊपर मजाकिया है कि कलेक्टर को कोई समय सीमा नहीं जब तक विवाद निर्णित करे। तो इनके बच्चे और पोते भी उसको विवाद में चल, तब तक वो वक्फ नहीं रहेगा। और विवाद का वक्फ नहीं रहेगा तो रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये प्रावधान हम बड़े मजबूती से रखने वाले हैं कोर्ट के सामने। और प्रावधान है जिनका मैं अभी आपको लिमिटेशन का और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट का, उसके बारे में आपको ट्रबल नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ, मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य एक ही था, ये बताना कि ये एक बहुत सब्सटेंटिव, मजबूत, तथ्यों पे आधारित, कानून के महत्वपूर्ण तर्कों पे आधारित एक याचिकाएं हैं। कई सारी याचिकाएं हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के स्वप्न लोक से इजाद हुआ कोई एक फ्रिवलस, फॉल्स, वेक्सेशियस तरह का याचिका है। और ये मुद्दे गंभीर हैं। जैसा मैंने कहा, 3 मुद्दों पे जो आंतरिक आदेश हुआ उसको हम स्वागत करते हैं।
हम मानते हैं कि ये कानून ये विडंबना बनाता है कि जैसा मैंने अपनी संसद की भाषण में कहा था कि मिट्टी मेरी, मकान मेरा, इबादत मेरी, निशान मेरा। मिट्टी मेरी, मकान मेरा, इबादत मेरी, निशान मेरा, फिर भी कहते हैं सबूत दे कि हक है तेरा। तो ये जो विपरीत रूप से ये बदलता है पूरा सिस्टम, ये बहुत आपत्तिजनक है।